हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग इस लॉकडाउन पीरियड में? थोड़ी बहुत पढ़ाई तो होती ही होगी। कभी कभी कुछ अपोजिट चीजें भी दिमाग में आती हैं, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग कभी कभी उल्टी चीजें भी सोचते हैं, क्योंकि नो एनी पर्सन इज परफेक्टली गुड और बैड। एवरी पर्सन इज अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड हैबिट्स। हाँ, परसेंटेज किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, पर अपोजिट थॉट्स सबके मन में आते हैं। मन में आता होगा कि अगर करंट फ्लो करने के कारण उसके चारों ओर एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका अर्थ क्या है, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा क्या है कि हीटिंग इफेक्ट के कारण करंट मिलनी चाहिए, मिलती है। ठीक इसी तरीके से मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर करंट के फ्लो करने के कारण उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी, जिसके ढेर सारे डेरिवेशंस देखे हैं, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका उल्टा? कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें एक करंट मिलनी चाहिए। करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलना चाहिए। ये थॉट्स, इससे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से मेहनत की। सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेट है क्या। मैग्नेट इज मैग्नेटिक डाइपोल। दो पोल से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बिना हुआ सिस्टम है, जो कि अपने दोनों पोल्स के बीच एक गैप रखता है। वह गैप बहुत छोटी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। इन द केस ऑफ revolution of electron around the nucleus, that loop of electron forms a tiny magnet, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की गैप बहुत छोटी है। जबकि पल्सर्स, which is the coolest core of a star, एक बहुत बड़े स्टार का कोर है, मर चुके हुए स्टार का छोटा सा सेंट्रल वाला पोर्शन कोर कहलाता है। वह कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, जिसे हम पल्सर्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली पल्सर्स एक मैग्नेट है, जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच बहुत बड़ी गैप है। तो मैग्नेट में जो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की गैप है, वो बहुत छोटी से बहुत ज्यादा हो सकती है। जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की गैप बहुत छोटी होती थी, क्योंकि वह पोलर मॉलिक्यूल है। ये अलग चीज है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फैराडे। उन्होंने बहुत टाइम तक इस पे वर्क किया। इसपे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इस चक्कर में उनको और भी इन्वेंशंस मिलते चले गए, कुछ नई नई चीजें खोजी उन्होंने। एक दिन उनको गुस्सा आया। गुस्सा इस बात पे आया कि जो चीज वो खोजना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल रही थी। 1831 में उनको उस गुस्से का थोड़ा सा फायदा मिला। फायदा क्या मिला कि हुआ क्या कि उन्होंने चीजों को फेंकना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने चीजों को फेंका तो हुआ ये कि एक मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल है, वह क्रॉस कर गया एक कॉइल से, जिस कॉइल के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ था, वह क्रॉस कर गया एक कॉइल से। उस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर क्या है, पहले कॉइल को समझते हैं। कॉइल जिसे हम सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब क्या है कि वो केवल ये नापता है कि करंट ज्यादा है कि कम है, कितनी ज्यादा कितनी कम है वो नहीं नापता है। करंट राइट से लेफ्ट जा रही है कि लेफ्ट से राइट आ रही है, ये मेजर करता है। और इस गैल्वेनोमीटर में जीरो बीचों बीच होता है। स्केल में जीरो बीचों बीच है, राइट साइड में 20-30 डिविजन होते हैं। जब करंट राइट से लेफ्ट जा रही है तो इंडिकेटर का डिफ्लेक्शन जीरो से राइट साइड में चला जाएगा। करंट लेफ्ट से राइट जा रही है तो इंडिकेटर दूसरे तरफ चला जाएगा। तो इसमें जीरो बीचों बीच है, अनलाइक एमीटर एंड वोल्टमीटर।
एमीटर और वोल्टमीटर का जीरो एकदम लेफ्ट साइड में होता है और करंट की वह स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड को भी मेजर करता है। बेसिकली एमीटर is the instrument which measures the strength of current directly in amperes or milliamperes, and voltmeter is the instrument which measures the strength of current directly in volts. तो एमीटर और वोल्टमीटर बनते गैल्वेनोमीटर से ही है, गैल्वेनोमीटर के ही तो संतान है वो, पर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का उन्होंने यूज किया जो करंट के ज्यादा या कम के बारे में बता दिया। तो शुरुआत में उन्होंने जब फेंका तो नॉर्थ पोल चला गया उस कॉइल में से आर पार निकल गया। उस आर पार निकलने के कारण करंट पैदा हुई, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा हुआ। और जब उन्होंने इसी कॉइल के अंदर नॉर्थ पोल की जगह पे साउथ पोल को एंटर कराया तो पहले के मुकाबले डायरेक्शन ऑफ करंट पलट गई। नॉर्थ को अंदर कराया तो डायरेक्शन ऑफ करंट एक तरफ थी, साउथ को अंदर कराया तो डायरेक्शन ऑफ करंट दूसरी तरफ थी। और जब उन्होंने इसी का एक्सपेरिमेंट बाहर निकालने के टर्म में किया तो डायरेक्शन ऑफ करंट फिर पलट गई। यहां पे जब उन्होंने नॉर्थ पोल को बाहर निकाला, मोशन ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले अंदर ले गए फिर बाहर निकाल रहे हैं। जब उन्होंने नॉर्थ पोल को बाहर निकाला तो डायरेक्शन ऑफ करंट पहले के मुकाबले बदल गई, इसके मुकाबले चेंज हुई, पर इसके साथ मैच करने लगी। मतलब साउथ पोल को अंदर ले जा रहे हैं या नॉर्थ पोल को बाहर निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम मिली। क्यों मिली उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। और जब उन्होंने साउथ पोल को बाहर निकाला, साउथ पोल को जब बाहर निकाला तो डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक पहले वाले की तरह से मिलने लगी। इस तरीके से अब कुछ और भी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। चीजें हैं, जब एरिया बढ़ा दिया, इस मैग्नेट का एरिया बढ़ाया तो करंट बढ़ गई। और जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस मैग्नेटिक पावर को बढ़ाया, मैग्नेटिक पावर को बढ़ाने का मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा ले ली, पावरफुल मैग्नेट ले लिया तो फिर से करंट बढ़ गई। तो दो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की कि करंट आई बढ़ रही है, एरिया से करंट है वह बढ़ जा रही है, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है। फिर जब उन्होंने मैग्नेट को तेजी से अंदर किया, जब तेजी से अंदर करेंगे तो टाइम कम लेगा, जब टाइम कम हुआ फास्ट करने के कारण करंट फिर से बढ़ गई। इसका मतलब जो भी करंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ए बी जो कि फाई मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है? इट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड passes through a particular area normal to the surface of that area। किसी एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हो गया फाई बी और ये टाइम था। और अब यहां पे चीज और है, कोई भी करंट बिना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के तो पैदा होगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट के साथ साथ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण इंड्यूस क्यों पड़ा? क्योंकि किसी दूसरे प्रोसेस के कारण प्रोड्यूस हो रही है और इस करंट का नाम भी है इंड्यूस्ड करंट। अब यहां पे अगर ध्यान से देखें तो मैकेनिकल एनर्जी मोशन कर रही है और मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहने के लिए फोर्स है और वास्तविक में है क्या? एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क डन पर चार्ज है। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो चीज वो सोच रहे थे वो उनको मिल गई। पर अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी।
यहाँ पे अगर ये करंट के रिस्पेक्ट में मिल रहा है तो हम लोगों को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में भी मिलना चाहिए। सो E is directly proportional to A, E is directly proportional to B and E is inversely proportional to tan T। और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो आ रहा है phi T। तो यहाँ पे उन्होंने दो लॉज दिए जिसको हम लोग कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला लॉ प्योर थ्योरेटिकल क्या है? Whenever magnetic flux associated with a coil changes, then an induced EMF and hence induced current produced in the coil। पहला ये है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एसोसिएटेड विद द कॉइल तब एक इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। यहाँ पे एक चीज और बता दें, ये जरूरी नहीं है कि हम कॉइल को फिक्स रख के मैग्नेट को अंदर बाहर करें। हम मैग्नेट को फिक्स रख के भी कॉइल को आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन है तो भी ये प्रोसेस हो रहा है। सेकेंड लॉ क्या है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, क्योंकि करंट बाद में आएगी, ईएमएफ पहले आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट of change of magnetic flux। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है with respect to time, then an induced EMF will produce। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है वो 1 है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है E is equal to minus d phi b by dt। अब माइनस साइन क्यों आ रहा है इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने इस तरीके से किया जिसके कारण उन्होंने ये लॉ दिया। ये था एक्सपेरिमेंट 1 जो उन्होंने किया। अब एक्सपेरिमेंट 2 में उन्होंने लकड़ी के कोर, लकड़ी का कोर क्या है? एक बेस है जिसके ऊपर कॉइल लपेटी गई है। यहां पे कॉइल लपेटी गई इस तरीके से इसके ऊपर, और इस कॉइल के साथ एक बैटरी लगा दी गई, मतलब डीसी सोर्स लगा दिया गया, और एक कॉइल इसके ऊपर और लपेटी गई इस तरीके से, और उसके साथ लगा दिया गया गैल्वेनोमीटर। तो जैसे ही इस की को ऑन किया गया, इसमें से करंट पास हुई, वैसे ही इसमें से एक मैग्नेटिक फ्लक्स पास हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने के कारण इसमें भी करंट पैदा हो गई। उस करंट का नाम क्या है? इंड्यूस्ड करंट। तो बेसिकली जब किसी भी कोर के ऊपर हम दो कॉइल लपेट दें और एक कॉइल में डीसी करंट फ्लो कराएं, तो दूसरे कॉइल में डीसी करंट अपने आप पैदा हो जाता है। फिर मन में क्वेश्चन आता हो कि बार बार डीसी करंट क्यों करें? क्यों? क्योंकि डीसी करंट डायरेक्ट है, इसका ऑब्जर्वेशन आसान है। अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकेंड में 50 बार अप 50 बार डाउन हो रही है, वो इतनी फास्ट काम करती है कि वहां पे समझाना मुश्किल होगा। ड्यू टू द परसिस्टेंस यह इंडिकेटर आप गैल्वेनोमीटर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे एक चीज और है, अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट आई किसके बराबर होगी? करंट आई होती है E by R। तो E की वैल्यू हम लोग को मिल गई माइनस डी फाई बी बाई डी। तो करंट आई जो इंड्यूस करंट है वो E by R से मिलेगी, वेयर R is what? R is the resistance of this coil which is associated with the galvanometer। अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो ये है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है क्या, ये नेगेटिव साइन क्यों आया। उसके पहले हम लोग एक और चीज जानेंगे जिसका नाम है न्यूमैन्स एक्सपेरिमेंट। उसका नाम है न्यूमैन्स एक्सपेरिमेंट, NAUMANNS, न्यूमैन्स एक्सपेरिमेंट। न्यूमैन्स ने यह देखा कि जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा और हमेशा कर्व होती है। दे जनरेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड अपीयर्स टू टर्मिनेट एट साउथ पोल एक्सटर्नली, बट अंदर से वह एक कंटिन्यूएशन गवर्न करती है या वर्क करती है। अगर हम मैग्नेट ले लेते हैं, ये मैग्नेट के इस तरफ हम लोग ले ले रहे हैं नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी इस तरीके से, और अंदर ही अंदर वह साउथ से नॉर्थ की ओर जाके वो क्लोज लूप फॉर्म करेंगी।
इस बात का ध्यान देना होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा और हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, इसीलिए कर्व होती है, कहीं पे स्ट्रेट नहीं है, अनलाइक द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, इसे भी हम डिपेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइनी कंपास निडल, और उसे भी डिपेक्ट कर सकते हैं, पिक्चराइज कर सकते हैं। तो यहां पे जो भी लाइंस है वो कर्व है। अब एक क्वाइल का इधर वाला हिस्सा हमें रिंग के रूप में दिखाई देगा जब वह क्वाइल इस नॉर्थ पोल के नजदीक होगी। क्वाइल का एक इधर वाला फेस दिखाई दे रहा है, ये आपके पास क्वाइल है और ये मैग्नेट है, इस तरीके से क्वाइल का फेस दिखाई दे रहा है। जब ये क्वाइल नजदीक होगी तो यहां से निकली हुई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से ज्यादा पास होगी नजदीक होने के कारण, और जब हम इस क्वाइल को दूर कर देंगे, सेम नॉर्थ पोल से दूर कर देंगे, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले उधर जाना चाहिए, तो दूर कर देने पे कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, और जब कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी तो देखा ये गया कि नजदीक होने पर मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा हो रहा है, ईएमएफ ज्यादा जनरेट हो रहा है, करंट ज्यादा मिल रही है, और दूर जाने पे यह कम हो जा रहा है। मतलब जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नजदीक है तो हमें ईएमएफ और करंट दोनों ज्यादा मिल रही है, और ये क्वाइल जब दूर है तो कम मिल रही है। अब यहां पे अगर मोशन कर रहे हैं तो तेजी से करंट घटेगी बढ़ेगी, बढ़ी कम मिल रही है जब नजदीक है, कम मिल रही है जब दूर है। तो ये न्यूमेंस ने अपने विचार दिए जो कि एथेंटिक है। अब मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि नेगेटिव साइन क्यों है, और यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज यह ऑब्जर्व हुई कि जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट है वह कुछ इस तरीके की है कि वह अपने पैदा होने के कारणों का अपोज कर रही है। जब हम नॉर्थ पोल को एंटर करा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो पैदा हो रही है वह एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मिल रही है। और एंटी क्लॉक का मतलब हो गया कि यहां पे पोल कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्थ पोल, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहां पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली करंट है, ये करंट है क्लॉकवाइज, तो यहां पे प्रोड्यूस पोल क्या होगा, साउथ। तो यहां पे नॉर्थ पोल को अंदर ले जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टेड करंट पैदा हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि इस तरफ, इस कॉइल के इस तरफ हमें मिल रहा है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब जब हम मोशन को अंदर ले जाना चाह रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि एंटी क्लॉकवाइज है इस तरीके से पैदा हो रही है कि वह अपने पैदा होने का ही अपोज कर रही है। मोशन अंदर की तरफ है और रिपल्सिव फोर्स को बाहर ले जाएगा। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैठे बैठाए हमें कोई काम नहीं मिलने वाला है, कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली है। अगर इसका उल्टा होता, उल्टा क्या होता, अगर हम नॉर्थ पोल को यहां अंदर ले जाते और यहां पे साउथ प्रोड्यूस हो जाता तो साउथ नॉर्थ को खींच लेता, मतलब बैठे बैठाए हमें एनर्जी मिल जाती, हल्के से अंदर ले जाना और खींच ले जाए। बैठे बैठाए एनर्जी हमें नहीं मिलने वाली है, हमें बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलने वाला है। वी हैव टू वर्क, हम जब खुद वर्क करेंगे तभी हमारा कुछ होगा। हाँ, कन्वर्जन होगा एनर्जी का, जो कि यहाँ पे हो रहा है। प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा गया कि जब नॉर्थ पोल को अंदर ले जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टेड करंट पैदा हो रही है जो कि नॉर्थ पोल को ही प्रोड्यूस कर रही है, और नॉर्थ को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अर्थात मोशन का अपोज कर रहा है। यहां पे क्या हुआ, जब साउथ पोल को हम अंदर ले जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट पहले के मुकाबले पलट गई। पहले यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज थी, अब क्या हो गई, क्लॉकवाइज करंट मिल गई। करंट क्लॉकवाइज करंट का मतलब है पहले के मुकाबले पलट गई, और साथ ही साथ क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन सा पोल पैदा हो रहा है, साउथ। साउथ पोल साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरीके से है जिसके कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपने पैदा होने के कारण
साउथ के अंदर आने के कारण का अपोज कर रही है। तो यहाँ पे भी अपोजिशन हुआ, यहाँ पे भी अपोजिशन हुआ, जब अंदर लेके जा रहे हैं। यहाँ की स्थिति देखते हैं, जब यहाँ नॉर्थ पोल को बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो पैदा हो रही है वो हो रही है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने का मतलब है साउथ पोल, जब नॉर्थ को बाहर निकाल रहे हैं तो साउथ पोल वाली करंट पैदा हो रही है और वो इसको अटैक कर रही है, बाहर मत जाओ, रुके रहो, अर्थात मोशन का, अर्थात पैदा होने के कारण का अपोज कर रही है। सेम पोजीशन यहां पे भी आ रही है, यहां पे हम लोग को मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज, जो कि नॉर्थ पोल को फॉर्म कर रही है, नॉर्थ के कारण साउथ को खींचेगी, जो कि मोशन का अपोज करेगी। तो यहां पे लेंज ने एक लॉ दिया, जिसको हम लोग लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। वो लेंज लॉ क्या है? L-E-N-Z, लेंज लॉ। द डायरेक्शन ऑफ induced EMF and hence direction of current always opposes the cause by which it is produced. वह उस कारण का अपोज करती है जिस कारण से पैदा होती है। अगर ध्यान से देखें तो ये वर्ड में जो भी डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अपोजिशन के कारण ही आया है। हम लोगों ने अपने पुरानी चीजों को छोड़ के नए नए डेवलपमेंट्स करने की सोची, जिसको कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। जिस कारण से वो पैदा हो रही है उसी का अपोज कर रही है। हमारे वर्ल्ड में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं पुरानी चीजों, पुरानी रूढ़िवादी चीजों का अपोज करने के कारण हुआ है। इवन जब हम लोग चलते हैं तो वी आर अप्लाइंग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देन अर्थ प्रोवाइड्स अ फोर्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे भी जब हम नॉर्थ पोल को अंदर लेके जा रहे हैं इस कॉइल के, तो इस कॉइल के इस वाले फेस पर ऐसी करंट पैदा हो रही है जिसके कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन का अपोज कर रहा है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टेड करंट के कारण इधर वाला पोल नॉर्थ हो जा रहा है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, मोशन अंदर की तरफ कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है। मतलब इंड्यूस्ड करंट जिस भी कारण से पैदा हो रहा है उसी का वह अपोज कर रहा है। कोई भी नहीं है उसमें अगर करंट फ्लो कर रही है, आपकी तरफ से करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपकी तरफ वाला पोल साउथ पोल होगा और हमारे तरफ वाला पोल नॉर्थ पोल होगा। तो बेसिकली वह रिंग जिसमें करंट फ्लो कर रही है विल बिहेव एज अ मैग्नेट या पढ़ चुके। इन द सिमिलर वे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वह एक इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मेशन करता है। अगर आपकी तरफ से देखने पे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आपकी तरफ वाली इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी और मेरे तरफ वाली करंट क्लॉकवाइज होगी। वह टाइनी लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट। वह छोटा सा लूप एक छोटे से मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा और कंपाइलेशन ऑफ सच टाइप ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रॉन लूप विल फॉर्म अ बिग मैग्नेट, जो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे क्लॉक रूल हम लोगों को बहुत इफेक्टिवली अप्लाई करना है क्योंकि हर एक कॉइल में लूप आपको मिलेगा, क्योंकि जो भी कॉइल बनी है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी लूप्स। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? कहने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स 5B है मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब है फ्लो। आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स 5B is the dot product of magnetic field and area vector। यह डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, इसलिए एक स्केलर टर्म है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं BA cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos आता है। तो यहां पे हम लोग को 5B मिल गया BA cos थीटा। अगर हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसके एरिया वेक्टर के साथ वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर का एंगल
सरफेस पे डाले गए परपेंडिकुलर से मेजर किया जाता है। ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा, ऊपर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पड़ रही है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ऊपर से पड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो अगर वो सीधे पड़ रहा है तो सरफेस के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री, पर एरिया वेक्टर के साथ वो एंगल बनाएगा 0 डिग्री। पर अगर इसको हम लोग थोड़ा सा टिल्ड कर दें, ये 90 डिग्री का एंगल ना बना के इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दे रहे हैं, इसका थीटा डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इस पे डालेगा परपेंडिकुलर और गिरने वाली चीज के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा phi is equal to b a cos theta। बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं phi b is equal to a एरिया इज कांस्टेंट b cos theta, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें से पास होगी वह टिल्ड हो जाने के कारण हो जाएगी b cos theta। अगर ये 0 डिग्री का एंगल बनाती है एरिया वेक्टर के साथ, तो उस केस में cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स में मिलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो उस केस में वह नेगेटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे phi b इज इक्वल टू मिल गया a b cos थीटा या b। तो यहाँ पे अगर हमको इसकी यूनिट निकालनी है तो a phi b की यूनिट होती है वेबर, WEBER, वेबर इसकी यूनिट है। तो इसी वेबर से हम लोगों को मिला है phi b by a इज इक्वल टू b। इससे हम b की यूनिट निकाल सकते हैं। b की यूनिट निकालने के लिए हम लोग को मिल जाएगा phi b की यूनिट है वेबर और इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमें यूनिट मिल गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक यूनिट है जो स्टैंडर्ड यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो है वेबर, और दूसरी यूनिट हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। बी की यूनिट है टेस्ला और ए की यूनिट है मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 5 की यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, पर स्टैंडर्ड यूनिट इसकी वेबर है। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी तक आप लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। राइट हैंड रूल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है, जबकि लेफ्ट हैंड रूल हमें इंफॉर्मेशन देगा था अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जब करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा था जिसकी वैल्यू आई थी F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, जो आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है for the main current for the magnetic force F is equal to BIL। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज along the direction of middle finger of left hand, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज along the direction of index finger। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मिडिल फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इंडेक्स फिंगर से, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स था along the direction of thumb। कब? जब तीनों फिंगर्स इंक्लूडिंग थंब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो वहां पे F की वैल्यू मिली थी BI लेंथ ऑफ कंडक्टर की सहायता से। यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट और कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब, मोशन क्योंकि फोर्स से रिलेटेड है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर है, वही है, फोर फिंगर है, इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर। देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर। ये सब आप लोगों को खुद करना है। अपना राइट हैंड लीजिए और उसकी फर्स्ट 3 फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए लाइक दिस। हो सकता है मेरा राइट हैंड आप लोगों को लेफ्ट दिखाई देता हो, पर आप अपना ही राइट हैंड लेंगे और उसकी फर्स्ट 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस। डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इधर है along the direction of thumb, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज along the direction of index finger या four finger है, then the direction of induced current will be along the direction of middle finger।
एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों हैंड्स में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन सेम है, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट, मेन करंट अपोज कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इस मेन करंट और इसमें डायरेक्शन अपोजिंग नेचर की है, तभी दोनों टकराएंगे। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें या एरिया को चेंज करें। एरिया को भी चेंज करेंगे तो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यहां पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एक कॉइल जिसके साथ बैटरी लगी हुई है में जब हम करंट ऑन करते हैं तो करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी, और जब करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड will also change from 0 to maximum, और जब मैग्नेटिक फील्ड 0 से मैक्सिमम जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 से मैक्सिमम तक जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है phi = ba। मैग्नेटिक फील्ड गई 0 से मैक्सिमम तक तो फ्लक्स भी गया 0 से मैक्सिमम तक। ये फ्लक्स पास हो रहा है टू द सेकंड कॉइल जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और जब गैल्वेनोमीटर लगे हुए कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि चेंजिंग नेचर का है पास होगा, तो इसमें भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इसमें भी एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली इस वाले एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जो कि इस वाली कॉइल से पास हो रहा है, इसलिए सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अभी इसके बहुत सारे फिनोमेना हैं जिसको हम लोग आने वाले समय में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं बार बार स्विच ऑफ ऑन न करो नहीं तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बल्ब की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बल्ब, इसे भी बार बार स्विच ऑफ ऑन नहीं करना चाहिए। अब होगा क्या, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट विल चेंज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 से मैक्सिमम हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 से मैक्सिमम होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है 0 से मैक्सिमम हो रहा है तो चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, जो कि मेन करंट का जिसके कारण वो पैदा हो रही है का अपोज करेगी। मेन करंट अगर हमको इस डायरेक्शन में मिल रही थी तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में मिलेगी, दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे, और जब अपोज करेंगे तो इस पार्ट के मेन करंट 0 से मैक्सिमम जा रही है एंड अपोजिंग करंट मैक्सिमम से 0 आएगी। कब तक, जब तक करंट सैचुरेशन की अवस्था में न पहुंच जाए, तब तक जब तक करंट 0 से मैक्सिमम तक न पहुंच जाए। 0 से मैक्सिमम पहुंचने के बाद 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद करंट में चेंज रुक जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज रुक जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज नहीं होगा। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तभी तक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब से कब तक हो रहा है, स्विच ऑन से लेकर सैचुरेशन करंट मिलने तक, कांस्टेंट करंट मिलने तक। अब स्विच ऑन करते समय अपोजिंग करंट पैदा हो रही है, जो कि मेन करंट का अपोज कर रहा है। यहाँ पे स्विच ऑन करते समय एक करंट पैदा हो रही है जो कि 0 से मैक्सिमम तक जा रही है, तो एक अपोजिंग करंट पैदा होगी, और जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो एक करंट फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, फ्रॉम मैक्सिमम टू 0 होने पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम से 0 होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम से 0 होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम से 0 हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है,
और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, जो कि मेन करंट जो थी हम लोग के पास मैक्सिमम से जीरो का अपोज करेगी, तो जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगी। फिर से स्विच ऑफ करते समय भी एक करंट पैदा हो रही है जो कि मेन करंट का अपोज कर रही है। फिर से दोनों करंट टकराएंगे, दोनों करंट के टकराने के कारण स्पार्किंग होगी। तो बार बार जब हम स्विच ऑफ ऑन करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि हमारा बल्ब फेल कर जाएगा, हमारे बल्ब का फिलामेंट ब्रेक कर जाएगा, इसका मतलब वो फ्यूज हो जाएगा। इन सबके नोट्स बनाने आपको बहुत जरूरी है। नोट्स बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले ये चार डायग्राम, ये वाला डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखेंगे, लेंज लॉ लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे और साथ ही साथ आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लिखेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत सारे फेनोमेनास मिलेंगे, जिसमें एक चीज यहाँ पे और भी है जो कि क्लियर कर दें। आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और यहाँ पे हम लोग के पास है -1 बाई आर डी फाई बी बाई डी टी। डी विल कैंसिल आउट, तो हम लोग को मिल जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू -1 बाई आर डी फाई। यहाँ पे डी क्यू को हम डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं एंड डी फाई की जगह पे डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं। ये सब चीजें भी आप लोगों को डिटेल में मिलेंगी। आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। तो आने वाले समय में हम लोग मोशनल ईएमएफ, प्रूफ ऑफ लेंज लॉ, प्रूफ ऑफ फैराडे लॉ देखेंगे, क्यों एरोप्लेन के टायर्स कंडक्टिंग नेचर के बनाए जाते हैं, ये सब चीजें हम लोग अब आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।